Hello everyone, in this video we are going to discuss the summary of the play Murder in the Cathedral, and after the summary we will discuss the themes and then the important questions that has been asked in the previous year exams, and after the questions we will discuss the important RTC passages. So make sure you watch this video till the end because in the end I have an important message for you. And अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ do that. It gives me a lot of encouragement to continue to make these beautiful videos for you. So my name is Ekta Mughal. आप देख रहे हैं Literature by Logic, our very own English literature channel. So let's start. So हमारा जो ये play है Murder in the Cathedral, it is written by our very famous T.S. Eliot and it was published in 1935. तो इसके दो जॉनर आ जाता है. एक तो ये वर्स ड्रामा है. वर्स ड्रामा मतलब होता है वो प्ले जो एक तरह से पोएटिक स्टाइल में लिखा गया हो. इस प्ले के बैकग्राउंड में जो है कोरस चलता रहता है. जो उस टाइम पे लड़कियां होती है वो गा गा के स्टोरी को आगे बढ़ा रही होती है. ठीक है, प्रॉपर जो हम हर तरीके के डायलॉग्स देखते हैं जनरली वैसे डायलॉग्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे. जिन डायलॉग्स में राइमिंग्स की मैच होती है, जैसे हम पोएट्री लिखते हैं वैसे स्टाइल में ये ड्रामा लिखा गया है. इस तरीके के ड्रामा को हम वर्स ड्रामा बोलते हैं. ठीक है, एक और जो इसका जॉनर है इट इज़ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी. ठीक है, तो ये ड्रामा रियल इवेंट पर बेस्ड है, हिस्ट्री में जो हुआ था, एंड वो एक बहुत ही ट्रेजिक इवेंट था. ओके, एंड इसकी सेटिंग रखी गई है कैंटरबरी कैथेड्रल के अंदर. 1170 के टाइम का ये इंसिडेंस दिखा रहा है. ये वही कैंटरबरी जगह है जहाँ पे हमारी कैंटरबरी टेल्स की कहानी लिखी थी जॉफ्री चॉफसर ने, जो थॉमस बेकेट से मिलने जाते हैं. ठीक है, थॉमस बेकेट का ही इसके अंदर मर्डर का जिक्र किया गया है. तो इसका प्ले का मैं अगर आपको ओवरव्यू दूँ तो इस प्ले के अंदर एक ड्रामेटाइज तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से एक आर्क बिशप होता है थॉमस बेकेट, जो कि कैंटरबरी कैथेड्रल का आर्क बिशप है. कैथेड्रल मतलब होता है चर्च. उसका असैसिनेशन दिखाया गया है. ठीक है, थॉमस बेकेट एक बहुत ही ईमानदार आर्क बिशप है. ये एक पोस्ट होती है क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कि हाई पोस्ट मानी जाती है. तो इस थॉमस बेकेट का कैसे उस टाइम का जो राजा होता है हेनरी टू वो मर्डर करवा देता है, असैसिनेट करवा देता है उसको. तो इस चीज़ को दिखाया गया है इस पूरे प्ले के अंदर. नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. सो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर खुद थॉमस बेकेट का है जो आर्क बिशप है कैंटरबरी कैथेड्रल का. ओके, कैंटरबरी चर्च का. एंड ये एक प्रोटैगनिस्ट है इसके अंदर, बहुत ही पॉजिटिव मॉरल हीरो है, स्पिरिचुअल इंसान है. ओके, द नेक्स्ट इज कोरस. कोरस मतलब एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ है जो गा कर के इस पूरे प्ले की स्टोरी बता रही है कि अब इस प्ले में क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हो रहा है. कुछ कुछ जगह पे इसमें डायलॉग्स भी देखने के लिए मिलते हैं, बट ज़्यादातर ये एक कोरस की फॉर्म में पूरा प्ले चलता है. नेक्स्ट इज फर्स्ट टेम्पटर. देखो आप ना पूरे 4 टेम्पटर देखोगे इसमें जो थॉमस बेकेट को अलग अलग तरीके से कन्विंस करते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, ताकि जो किंग हेनरी है वो आपको छोड़ दे. तो जो ये हमारा थॉमस बेकेट है ना, एक्चुअली ये बाहर चला जाता है, इंग्लैंड से इसे बाहर भेज देता है हेनरी कि तुम बाहर रहो, तुम हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम रिलीजियस फिगर हो, तुम अगर इन्वॉल्व होगे तो हमारी तो पूरी राजगद्दी चली जाएगी. और जो ये थॉमस बेकेट है ये हेनरी की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करता, जो वो समाज के लिए लेकर आता है, तो वो उसका विरोध करता है. अब एक आर्क बिशप का एक राजा की पॉलिसीज़ को विरोध करना मतलब उस राजा की गद्दी को खतरा हो सकता है कि पब्लिक जो है उनके सेंटिमेंट्स हमेशा रिलीजियस फिगर के टुवर्ड्स ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा. तो जैसे वो आर्क बिशप बोल देगा वैसे इस राजा को करना पड़ेगा. तो ये इस राजा को पसंद नहीं है. तो ये चाहता है कि या तो तू इस देश से बाहर है, मेरे राज्य से बाहर है, अगर यहाँ पे आएगा तो मैं तुझे मरवा दूंगा. तो जो ये थॉमस बेकेट है अब ये वापस आ जाता है 1170 में अपनी जान की फ़िक्र किए बिना, क्योंकि इसे जो है ऑनेस्टली अपना जो ये पद है आर्क बिशप का कैंटरबरी कैथेड्रल का उसको संभालना है. भाई मुझे इसको नहीं फ़िक्र कि ये बाहर रह के अपने इस कैथेड्रल को कैसे संभालेगा, अपनी पोस्ट को कैसे संभालेगा, उसे इससे चिंता होती है, बट इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है. तो जो ये 4 टेम्पटर्स है ये इसके पास आते समझाने के लिए कि तुम्हें इन
उन्हें 4 ऑप्शंस देते हैं। फिर इन 4 टेम्पटर्स के अलावा 4 नाइट्स भी आते हैं इसके पास कैंटरबरी कैथेड्रल में, जो एक्चुअली इसको मारने के लिए आए हुए हैं थॉमस बेकेट को, बट वो उन्हें अंदर आने से रोकता नहीं है, ये कह के कि चर्च में ना किसी भी इंसान के आने से हम मना नहीं कर सकते। एंड इसके बाद अलावा 3 प्रीस्ट होते हैं जो थॉमस बेकेट के बहुत ईमानदार प्रीस्ट होते हैं, एंड वो इसकी जान के लिए बहुत कंसर्न होते हैं कि इनको कोई हमला ना कर दे। एंड लास्ट में हमारा जो कैरेक्टर है किंग हेनरी, वो उसका इस प्ले के अंदर ऐसा कोई रोल नहीं है, बट वो उसका कहानी से लिंक्ड है कि वो किस तरीके से इसको मरवाना चाहता है, बट एज सच उसका कोई भी डायलॉग या फिर कोई उसका अंदर आके वो प्ले के अंदर कोई रोल सिग्निफिकेंट प्ले नहीं कर रहा है। अब फर्स्ट एक्ट में दिखाया जाता है कि कोरस में जो लड़कियां हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, वो गा रही है, ठीक है, एंड इस स्टोरी बता रही है पूरा कि ये मर्डर इन द कैथेड्रल कैसे हुआ है। तो स्टार्टिंग में ही वो एक अनरेस्ट दिखाते हैं, एक टेंस माहौल दिखाते हैं कि जो ये थॉमस बेकेट था बहुत ही ईमानदार इंसान है, आर्क बिशप है हमारे कैंटरबरी कैथेड्रल का, तो इसको पहले जो है किंग हेनरी 2 ने इस देश से निकाल दिया था, एग्जाइल पर भेज दिया था, एक तरह से देश निकाला दे दिया था, पर अब ये वापस आ रहा है अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे निभाने के लिए, तो इसकी जान को दोबारा से खतरा है। ये किंग हेनरी 2 जो है ये इसे मरवा देगा, क्योंकि जो थॉमस बेकेट है ये इसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, जो हो सकता है वो पब्लिक के अगेंस्ट कुछ पॉलिसी बना रहा हो राजा, एंड क्योंकि अगर ये लोगों को बताएगा, क्योंकि इतनी ईमानदार है, ये लोगों को बताएगा कि इसकी पॉलिसीज़ ख़राब है, मत फॉलो करो, ये बेकार किंग है ऐसे, तो जो पब्लिक है उसका ध्यान ज़्यादा इस थॉमस बेकेट के टूवर्ड्स जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे हो रखी है। अब इसको समझाने के लिए जो है इसके पास 4 टेम्पटर आते हैं। 4 टेम्पटर ये 4 लोग हैं जो अलग अलग इसे सलाह देते हैं। तो जो सबसे पहला टेम्पटर आता है वो इससे बोलता है कि तुम जो है ना अपने पुराने दिन याद करो राजा के साथ, कि हमेशा से तुम दोनों के रिलेशन ऐसे नहीं थे, कभी एक ऐसा भी टाइम था कि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, तुम्हें बहुत मानता था, एंड वो सारा टाइम याद करो एंड दोबारा से अपना जो रिलेशन है राजा के साथ नॉर्मल कर लो, ताकि ये सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो वो जो थॉमस बेकेट है उससे बोलता है कि भाई पास्ट इज़ पास्ट, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट नाउ एंड वी हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, कि आगे लोगों का क्या हश्र होगा मैं उन लोगों को बताए बिना उसकी राजा की पॉलिसीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो इट इज़ अगेंस्ट मी। तो फर्स्ट टेम्पटर को वो रिजेक्ट कर देता है। सेकेंड टेम्पटर आता है, वो बोलता है कि तुम क्यों ना एक चांसलर की पोस्ट ले लो राजा के अंडर, एंड बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से फिर जीना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं आर्क बिशप से ही खुश हूँ, मुझे नहीं चांसलर बनना, मुझे ये चीज़ इतनी लुभावनी भी नहीं लगती ऐसे, और मुझे इसका कोई लालच नहीं है किसी और पोस्ट का। तो वो सेकेंड टेम्पटर को भी भेज देता है ऐसे कह के। अब थर्ड टेम्पटर आता है, वो बोलता है कि तुम्हें राजा से दिक्कत है ना, तो क्या हो गया, हम उसे ना बैरन्स के साथ मिलकर उसे राजगद्दी से हटा देते हैं, एक तरह से गद्दारी करने को बोलता है। तो बैरन्स जो है अपोजिट पार्टी लगा लो उस टाइम पे, ठीक है। तो जो ये थॉमस बेकेट है ये बोलता है नहीं भाई, मैं गद्दार नहीं हूँ बिल्कुल भी, उसकी पॉलिसीज़ से मुझे दिक्कत है, बाकी उसके राजा होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये चीज़ भी नहीं करूँगा। तो जो फोर्थ टेम्पटर होता है वो उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक सलाह देता है कि क्यों ना तुम शहीद हो जाओ, तुम मार्टरडोम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मार्टरडोम मतलब शहीद ही एक्सेप्ट कर लो, कि तुम जो है ना बहुत ही नोबल कॉज के लिए खुद ही मर गए, खुद ही अपनी जान दे दी, एंड इससे लोग भी तुम्हारी बहुत वाहवाही करेंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा और भगवान की तरह पूजेंगे कि ये कितना महान हमारा आर्क बिशप था जिसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। तो ये फोर्थ टेम्पटर को बोलता है कि देखो, शहीद होने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप शहीद हो, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी इमेज के लिए अगर आप शहीद हो ना, तो वो भी सेल्फिश माना जाएगा, उसमें भी आपका कोई शहीदी वो एक्चुअली काउंट नहीं होगी, कि आपने तो अपनी इमेज बचाने के लिए आप शहीद हो गए। तो लास्ट में जो ये आर्क बिशप होता है ये सारे के सारे टेम्पटर्स को रिजेक्ट कर देता है कि इसे इनकी किसी की भी बात सही नहीं लगती, एंड ये फाइनली अपनी फेट जो है, अपनी किस्मत जो है एक्सेप्ट कर लेता है, एंड भगवान के साथ जुड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट एक्ट जो है वो एक तरह का इंटरवल है, ठीक है, मतलब पूरा एक्ट सीन नहीं चल रहा है, उसमें
जो ये हमारा थॉमस बकेट है ये अपना ही मोनोलॉग बोलता है कि भाई आप लोग हो सकता है मुझे ना आखिरी बार सुन रहे हो, एंड वो बता देता है कि फ्यूचर में मेरा मरना तो तय है, एंड जो इंसान है उसकी सफरिंग्स जब उसे मिलती है तभी जाके उसे पीस मिलता है। तो वो मार्टेडम और पीस के बीच में जो पैराडॉक्स है उसे बताता है कि आप शहीद होते हो, इतना पेन आप झेलते हो, एंड उसके बाद जाके आपको पीस नसीब होता है। तो इसमें जो है हमारे आर्क बिशप का पूरा एक अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो ऑडियंस को एड्रेस करता है, एंड उस टाइम पे लोगों के लिए इस तरह का कैरेक्टर होना, इस तरह का एक पब्लिक फिगर होना कितना ज़रूरी था जो सोसाइटी को एक सही राह दिखाए। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 4 नाइट आते हैं कैथेड्रल के अंदर। नाइट मतलब सिपाही आते हैं, एंड वो थॉमस बकेट से डायरेक्टली उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने राजा को धोखा दिया है, एंड तुमने जो ये स्टेट का पीस था ना उसको एक तरह से अनरेस्ट पे डाल दिया है। लोगों के अंदर अब किसी भी बात पे ना लड़ाई झगड़ा हो सकता है और बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैल सकता है। तो जो उसके प्रीस्ट होते हैं थॉमस बकेट के, वो उससे बोलते हैं कि आप या तो यहाँ से भाग जाओ या कहीं जाके छुप जाओ, वरना ये लोग आपको डेफिनेटली मार देंगे, एंड इन्हें राजा ने इनको इसीलिए भेजा है 100% कि ये आपको मार दे। तो जो थॉमस बकेट होता है वो दोनों ही चीज़ करने से मना कर देता है कि ना ही मैं छुपूंगा ना ही मैं भागूंगा, मैं इन लोगों को फेस करूंगा, और मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर ये लोग मुझे मारेंगे तो मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं अपने लिए जो मैंने स्टैंड लिया है, मैंने सही के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और उसके लिए मैं मरते दम तक खड़ा रहूँगा। तो जो ये चारों नाइट्स है इन्हें प्रीस्ट बाहर रोकने की भी कोशिश करते हैं कि ताकि ये थॉमस बकेट तक पहुंच ही ना सके और हमारे जो आर्क बिशप है उसकी जान बच जाए। लेकिन जो थॉमस बकेट है वो इनको मना करता है कि भाई हमारे कैथेड्रल में किसी भी इंसान को अंदर आने से आप रोक नहीं सकते। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये एक तरह का मंदिर है हमारा और इसमें सब लोगों को आने की इजाज़त है। तो जो वो प्रीस्ट है उन्हें वहाँ से हटने के लिए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इन्हें आ जाने दो अंदर, ज़्यादा क्या होगा, मार देंगे मुझे। तो वो जो नाइट्स होते हैं वो इसका थॉमस बकेट का मर्डर कर देते हैं। फाइनली वो उन्हें जान से मार देते हैं। एंड लास्ट में जो नाइट्स है ये ऑडियंस को एड्रेस करते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल सही करा है थॉमस बकेट को मार के, क्योंकि अदरवाइज जो हमारी स्टेट थी उसमें अनरेस्ट फैल जाता और इनका मरना ज़रूरी था, एंड ये स्टेट के इंटरेस्ट में है। स्टेट मतलब हमारा राज्य, हमारे राज्य के ये इंटरेस्ट में है। एंड लास्ट में दिखाते हैं जो कोरस है वो बहुत ही सैड होते हैं, रो रहे होते हैं जो औरतें होती है, एंड वो दुख जताती है कि हमने अपने आर्क बिशप को खो दिया। लुक एट द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस प्ले। सबसे पहले तो इसमें मार्टरडम की बात की गई है। मार्टरडम क्या होता है? एक तरह से शहीदी, ठीक है, कि शहीदी का असली मतलब क्या होता है कि भाई आप ना रिलीजन में या फिर इस दुनिया में जो सबसे प्योर चीज़ें होती है उस चीज़ को भी कुछ लोग अपनी इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो इस प्ले के अंदर दिखाया है, जिसको जो हमारे थॉमस बकेट है वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मैं किसी और के हाथों इस तरह से मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं अपनी इमेज को और ज़्यादा कि मेरी इमेज अच्छी बने उसके लिए शहीद होना पसंद नहीं करूँगा। मैं कोई और मुझे मार दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहा हूँ मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। तो मार्टरडम का असली मतलब यहाँ पे इस प्ले में बताया गया है। चर्च वर्सेस स्टेट कन्फ्लिक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स के बीच में आ जाता है। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिखाता है कि कैसे रिलीजियस फिगर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को या फिर पॉलिटिक्स में जो भी रिजल्ट आ सकता है उसको। आज के टाइम पे भी हमारे जो रिलीजियस फिगर्स हैं लोग उन्हें इतना अंधाधुंध फॉलो करते हैं कि उन्होंने अगर किसी के लिए कह दिया कि भाई ये इंसान ये पॉलिटिशियन अच्छा है तो आप उसको वोट करो, तो सारे के सारे लोग उसके टूवर्ड्स खिंच जाएंगे। तभी आप लोग देखोगे कि कितने ज़्यादा जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं ये कितने ही फ्रॉडी बाबा क्यों ना हो उनके पास जा के उनसे अच्छे रिलेशन बनाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये लोग पब्लिक को जहाँ वोट डालने के लिए बोलेंगे, जहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे, वो पॉलिटिक्स वहीं उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टेम्पटेशन एंड ह्यूमन वीकनेस। तो वो जो 4 टेम्पटर्स थे वो टेम्पटेशन दिखाते हैं कि आप अपने लिए सोचो, आप सेल्फिश बनो, आपके लिए क्या बेटर है, आप लोगों के बारे में मत सोचो। तो और ह्यूमन किस तरीके से इन टेम्पटेशंस में फंस के वीक भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो थॉमस बेकेट है आर्क बिशप है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। इनका स्टांस एकदम क्लियर है कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्शियस।
तो इसमें पब्लिक सेंटिमेंट भी दिखाया गया है कि उन्हें सब समझ में आ रहा है कि हमारे जो आर्क बिशप है ये कितने ऑनेस्ट इंसान है, एंड जो हमारा राजा है ये किस तरह की पॉलिसीज़ लाता है कि सिर्फ इसका फ़ायदा हो और हमारा फ़ायदा ना हो। तो जब ये प्ले लिखा गया था मॉडर्न टाइम में, उस टाइम पर भी यही सिचुएशन हुई होगी कि टी.एस. एलियट ने एक तरीके से कमेंट किया है, सटायर किया है कि भाई पब्लिक को सब समझ में आता है, चाहे आप किस तरह के भी डिसीजंस लो उनके लिए। नेक्स्ट इज़ फेट एंड फ्री विल। तो यहाँ पे किस्मत के बारे में दिखाया गया है कि भाई किस्मत चाहे कुछ भी चाहे, हमारी जो फ्री विल है हमारे वो हिसाब से ही होगा। थॉमस बेकेट ने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी मौत होगी तो ये नाइट कर देंगे, अदरवाइज़ मैं खुद से तो अपना जान नहीं लेने वाला है, ना ही मैं भागने वाला हूँ, ना ही मैं कहीं छुपने वाला हूँ। तो उसने फेट के ऊपर एक तरह से जीत पा ली थी। नेक्स्ट इज़ स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी। ये चीज़ इस प्ले की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम में आती है कि भाई हम कितने स्पिरिचुअल है, वो हमारा स्टैंड दिखाता है कि किसी भी चीज़ के लिए हम किस तरीके से स्टैंड लेते हैं। अगर वो गलत है तो उस चीज़ को गलत बोलो, आप किस पोस्ट पे हो उसके हिसाब से सोच के बोलो कि भाई इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट लाया करता है, उसमें इतने सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। अब क्योंकि आप एक रिलीजियस फिगर हो तो आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक पूरी इंटीग्रिटी रखोगे, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे उस पोस्ट की, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप आर्क बिशप बन गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हो। तो जहाँ पे थॉमस बेकेट होता है वो पूरा ईमानदारी से उस रोल को निभाते हैं, इसलिए इनको स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी का हम बोल सकते हैं कि ही इज़ द मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। Now we will look at the important questions that has been asked in the previous year exams. So सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है critically analyze the role of chorus in the play Murder or in the Cathedral। इसका मतलब है जो कोरस था, जो लड़कियां गाना गा करके इस प्ले के बारे में बता रही थी, स्टोरी में क्या चल रहा है, उसका क्या रोल है इस प्ले के अंदर। तो सबसे पहले तो इट वॉज द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल। तो जो पब्लिक है उनके सेंटिमेंट्स ये कोरस बता रहा है कि स्टार्टिंग में वो कैसे डरे हुए होते हैं, घबराते हैं कि वो अपने आर्क बिशप को खो देंगे, एंड लास्ट में आते आते वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उन्हें मॉरल क्लैरिटी आ जाती है। तो ये पब्लिक की वॉइस की तरह एक्ट कर रहे हैं इस प्ले के अंदर कि पब्लिक कैसे देख रही है उस पूरे इंसिडेंट्स को, क्या समझ रही है उससे। नेक्स्ट इज मॉरल कॉमेंट्री एंड इमोशनल पल्स। तो ये पूरा एक तरह से मॉरल कॉमेंट्री कर रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बता रहे हैं, एंड इमोशंस दिखा रहे हैं, कभी वो रो रहे हैं, कभी घबरा रहे हैं, कभी कॉन्फिडेंस उनमें आ रहा है, कभी उन्हें बुरा लग रहा है अपने आर्क बिशप के लिए। तो ये सारे इमोशंस वो डिस्प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस। तो ग्रीक जो ट्रेजेडी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बार ये कोरस का यूज़ किया करते थे ड्रामास के अंदर कि पोएटिक स्टाइल में वो पूरे ड्रामा को डिस्प्ले करेंगे। तो उस टाइम का जो उन्होंने स्टाइल है, टी.एस. एलियट ने उस टाइम का स्टाइल इस टाइम पे यूज़ किया है, एंड वो बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द प्ले। तो इस कोरस के अंदर ही हम पूरी ऑडियंस का जो कॉमन पीपल है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं इमोशंस में, कि स्टार्टिंग में वो कैसे घबरा रहे होते हैं और लास्ट में आते आते ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई ठीक है, मॉरली क्या सही है क्या गलत है वो हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज़ मीडियम ऑफ एलियट्स पोएटिक फिलोसफी। तो इस कोरस के थ्रू वो खुद की अपनी क्रिश्चियन फिलोसफी को दिखाते हैं पोएटिक स्टाइल में कि किस तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है वो कितनी ज़्यादा सपोर्ट करती है सही चीज़ों को एंड गलत चीज़ों को वो खारिज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्थ टेम्पटेशन इन मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये क्वेश्चन कहता है जो फोर्थ टेम्पटेशन थी, जो फोर्थ टेम्पटर था, जो थॉमस बेकेट से बोलता है कि आप ना शहीद हो जाओ ताकि लोगों के सामने आपकी इमेज और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इट इज़ द मोस्ट डेंजरस टेम्पटेशन। वो बाकी की जितनी भी तीनों टेम्पटेशन होती है उससे ज़्यादा डेंजरस होती है कि वो डायरेक्टली अपनी आत्महत्या करने के लिए उन्हें बोल देते हैं ताकि आपकी इमेज अच्छी हो जाए। इसलिए नहीं कि कोई और उसका फ़ायदा होगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी इसलिए आप आत्महत्या कर लो। तो जिसको वो रिजेक्ट कर देते हैं थॉमस बेकेट। टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। तो इसमें जब थॉमस बेकेट बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि भाई मेरी जस्ट बिकॉज मुझे सेल्फ इमेज अपनी इम्प्रूव करनी है इसके लिए मैं आत्महत्या कर लूँ,
ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन हो जाएगा, इससे तो मैं और ज़्यादा सेल्फिश साबित होऊंगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो सही नहीं है। अगर आप सही मोटिव के लिए आत्महत्या कर रहे हो तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका मोटिव ही गलत है, उसमें भी आपको अपना सेल्फिश इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो सरासर गलत है। नेक्स्ट इज एक्सपोजेस हिडन वैनिटी। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि रिलीजन के अंदर भी इतने सारे जो एक्ट्स होते हैं उसमें भी कई बार खोखलापन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक्ट के पीछे बहुत अच्छा इंटेंशन हो। लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत सोची समझी चाल होती है ताकि वो लोगों का परसेप्शन बदल सके। नेक्स्ट इज मोरल क्लाइमेक्स। तो इसमें ये दिखाते हैं कि हमारे थॉमस बेकेट ने अपनी ईगो छोड़ करके एक सही स्टैंड लेते हैं कि भाई जो चीज़ गलत है, उन्हें सारी चीज़ों का समझ में आता है कि अब देखो मरने तो मैं वैसे भी वाला हूँ, अब मैं आत्महत्या कर लूँगा तो लोगों के सामने मेरी इमेज तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं जिस तरह का मेरा कैरेक्टर है, मैं जितना सुलझा हुआ इंसान हूँ एक, उसको सही सूट नहीं करता कि मैं आत्महत्या करूं और सिर्फ इमेज के लिए ऐसा करूं। तो उसकी ईगो नहीं होती यहाँ पे, उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं वो शो करता, वो सब बस ये समझते हैं कि क्या सही है इस टाइम पे और क्या गलत है। नेक्स्ट इज हाईलाइट्स इलियट्स थीम। तो इसके अंदर जो पूरा प्ले है, इसकी जो मेजर थीम है वो शो करती है कि रिलीजन के अंदर जो ये करप्टेड एक्शंस होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो इतने सारी चालें चलते हैं, उस चीज़ को ये एक तरह से एक्सपोज कर देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने जो भी वो देख रहे हैं कि उनके जो रिलीजियस फिगर्स है वो कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका कुछ बहुत गहरा मोटिव हो सकता है जो नेगेटिव हो सकता है एक्चुअल में। So the next question is comment on the nature of the 4 temptations that Beckett confronts। तो आपको इसमें चारों जो टेम्पटेशंस होती है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन सा टेम्पटर उनके पास क्या ऑफर लेकर आता है एंड वो क्या कह के सारी टेम्पटेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो सबसे पहला टेम्पटर होता है वो बोलता है कि आप जो है पुरानी फ्रेंडशिप याद करो एंड राजा के साथ अपने टर्म्स जो है अच्छे कर लो, ताकि सारी जो टेंशन्स है हमारी पब्लिक के बीच में वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो जो बकेट है वो उनसे बोलता है कि नहीं भाई, मुझे पास्ट में नहीं जीना है, आज के टाइम पे जीना है। अगर राजा की कोई पॉलिसी गलत है तो मैं उसे गलत ही ठहराऊंगा ताकि लोगों का फ्यूचर बर्बाद ना हो। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टेम्पटर आता है वो थॉमस बकेट से बोलता है कि आप जो है अच्छी पोस्ट ले लो हमारे राज्य में, चांसलर बन जाओ, छोड़ो ये आर्क बिशप की पोस्ट, इसमें कुछ नहीं रखा, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐशो आराम मिलेगा। तो आज जो थॉमस बकेट होता है वो उसे भी बोल के रिजेक्ट कर देता है कि नहीं भाई, मैं आर्क बिशप बन के ही खुश हूँ, मुझे कोई चांसलर वगैरह बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो थर्ड टेम्पटर होता है वो बोलता है कि आप गद्दारी कर लो राजा से, इन बैरन्स के साथ मिल जाओ और राजा को राजगद्दी से ही हटा दो। तो जो आर्क बिशप बोलता है कि नहीं, मुझे राजा से दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसकी पॉलिसीज से दिक्कत है, वो अपनी राजगद्दी पे बैठा रहे, बस पॉलिसीज चेंज कर दे, तो मैं गद्दारी उसके साथ नहीं करूँगा। एंड जो लास्ट टेम्पटर होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस सजेशन उसे देता है कि आप जो है आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, एंड उसे हम मार्टरडम घोषित कर देंगे, शहीदी घोषित कर देंगे कि आपने कितना करेजियस स्टेप उठाया है पब्लिक के सामने, आपकी जो इमेज है और ज़्यादा बड़ी और बड़ा चढ़ा के हम उसे इम्प्रूव कर देंगे। तो जो थॉमस बकेट है वो उसे ये कह के रिजेक्ट करते हैं कि भाई मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इमेज के लिए ये स्टेप नहीं उठाऊंगा। अगर किसी सही कारण के लिए शहीद होना होता तो मैं खुशी खुशी शहीद हो जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई और मुझे मार सकता है उससे पहले मैं खुद अपने आप को मार दूं, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा कि लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचे। मैं ऐसे कैरेक्टर का इंसान नहीं हूँ। तो ये सारी टेम्पटेशंस के थ्रू वो कैसे रिजेक्ट करते हैं इसमें दिखाया जाता है वो कितने सुलझे हुए इंसान है एंड अपनी फेथ पर उसने कितना भरोसा है, अपने रिलीजन में भरोसा है, अपने स्टांस पर भरोसा है कि भाई मैं गलत ही सही, कोई मुझे आके मेरी जान ले ले कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपने जो स्टैंड है उससे टस से मस नहीं हूँगा। मेरा रोल है, मेरा जो कैरेक्टर है आर्क बिशप का, वो कहता है कि मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में सोचूं, तो मैं मरते दम तक वही करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज trace the development of Becket's martyrdom in T.S. Eliot's murder in the cathedral। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो थॉमस बकेट है उनका मार्टिरडम की तरफ डेवलपमेंट कैसे दिखाई जाती है, जो ट्रू शहीदी है हमारी, सच्चे शहीदी है, उसके टूवर्ड्स वो किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये हमें इसके बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले इनिशियल डाउट एंड फोरबॉडिंग, मतलब उन्हें पता होता है कि मेरी जान को वापस जाके उस जगह पे खतरा है, वो
ऑलरेडी एग्जाइल में भेज दिया होता है राजा ने कि भाई तुम देश से बाहर रहो तो सेफ रहोगे, देश के अंदर आओगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। ये जानने के बावजूद भी थॉमस बकेट वापस आते हैं, तो उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं ये मेरी जान के लिए ज़्यादा खतरा हो सकता है। सबसे पहला स्टेप तो वो ये उठाते हैं। फिर नेक्स्ट में जब उनके पास 4 टेम्पटर्स आते हैं, वो चारों को कन्फ्रंट करते हैं, उन चारों को जवाब दे करके मना कर देते हैं कि मैं तुम में से किसी की भी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, अगर वो सेल्फिश इंसान होते, अपनी इमेज के बारे में सोचते, तो वो उनमें से किसी एक की बात मान लेते कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ मान के समझौता कर लेते। लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, तो इसका मतलब वो धीरे 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 अपने मार्टिरडम की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी शहीदी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, उनके अंदर मॉरल क्लैरिटी होती है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई अगर मुझे आर्क बिशप बनाया है मेरी जनता ने, तो मैं उसके टूवर्ड्स बहुत लॉयल रहूँगा, किसी भी तरह की गद्दारी अपने इस रोल से नहीं करूँगा। ठीक है, तो उनके अंदर एक बहुत स्पष्ट मॉरल क्लैरिटी होती है कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ के अगेंस्ट बोलना है, किस चीज़ के लिए किस चीज़ के फेवर में बोलना है। नेक्स्ट इज सर्मन एज डिक्लेरेशन। फिर वो उपदेश देते हैं, बीच में जो इंटरल्यूड आता है या फिर हम कह सकते हैं इंटरवल आता है बीच में, उसमें वो जनता को एड्रेस करते हैं कि भाई मैं जो है अपनी आप लोग मुझे आखिरी बार सुन रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि इसके बाद जो नाइट्स आएंगे वो मुझे 100% मार ही देंगे। एंड वो जनता को बताते हैं कि सफरिंग्स होनी कितनी ज़रूरी है लाइफ में पीस के लिए, कि जो जीसस क्राइस्ट के साथ के जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजरे थे, तभी जाके उन्हें एक अच्छा सेंट की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट इज़ काम एम्ब्रेस ऑफ डेथ। तो लास्ट में वो अपनी मौत को देख के कोई घबराते नहीं है। जब वो नाइट्स आ जाते हैं, उन्हें रोकते नहीं है कैथेड्रल के दरवाजे पे कि भाई मैं इन्हें रोक दूंगा, मेरे प्रीस्ट रोक लेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल एकदम आंखों में आंख डाल के उनको फेस करते हैं कि ठीक है तुम आ गए हो, मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरी सबसे बड़ी शहीदी है। इसी को सच्ची शहीदी कहेंगे कि भाई मैं मरते दम तक मैंने हार नहीं मानी, मैं अपने लिए खड़ा रहा, अपनी जनता के लिए खड़ा रहा, जो मेरे इस रिलीजन में इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन लोगों का भरोसा मैंने नहीं तोड़ा। तो सच्चे तरीके से अगर हम कहें तो यही एक तरह की शहीदी है इस रिलीजन में। Now we will discuss the important RTC passages. So our first passage is, they know and do not know what it is to act or suffer. They know and do not know that action is suffering and suffering is action. Neither does the action suffer nor the patient act, but both are fixed. तो ये लाइंस हमारे थॉमस बकेट बोल रहे हैं जब उन्होंने ऑडियंस को एड्रेस किया है। इन लाइंस में जो टी.एस. इलियट है वो एक तरह से शो कर रहे हैं कि एक्शन एंड सफरिंग किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड रहती है। तो ये बताते हैं कि लोग हैं ना इस कनेक्शन को जानते हैं कि इस तरह का कनेक्शन लाई करता है, बट उसे पूरी तरीके से समझते नहीं है। तो वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि उन्हें पता है और उन्हें नहीं भी पता कि जो वो एक्ट करते हैं, है ना, उन्हीं इसकी वजह से उन्हें सफरिंग भी मिलती है। सो दे नो एंड दे डू नॉट नो दैट एक्शन इज़ सफरिंग, कि उनका जो भी एक्शन है उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा एंड उस कॉन्सिक्वेंस में ही उन्हें सफरिंग भी मिलेगी। एंड सफरिंग इज़ एक्शन, तो जो सफरिंग है वो दोबारा से उनसे एक और एक्शन करवाएगी। नीदर डज द एक्शन सफ़र, मतलब कि जो लोग हैं उनका जो एक्शन है वो सफ़र नहीं करेगा, बट उसका रिजल्ट सफ़र करेगा। ओके, नॉट द पेशेंट एक्ट, जो पेशेंट लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्ट नहीं करते, बट जो फिर भी ऐसा है कि सफरिंग है ना इनएविटेबल है, मतलब आप उस सफरिंग से बच नहीं सकते, चाहे आप एक्ट ना भी करो, पर कुछ ना कुछ एक्शन आपके साथ आपके ऊपर हो जाएगा जिसकी वजह से सफरिंग आपको मिलनी निश्चित है। तो ये क्रिश्चियनिटी के अंदर दिखाते हैं कि सफरिंग तो लाइफ का हिस्सा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लो जितनी ईजीली, जितनी आसानी से, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लाइन्स आर, इट इज़ नॉट इन टाइम दैट माई डेथ शैल बी नोन, it is out of time that my decision is taken, if you call that a decision, to which my whole being gives entire consent. I give my life to the law of God above the law of man. यहाँ पर भी थॉमस बकेट बोल रहे हैं कि जो मेरा ये मौत का टाइम है ये कोई ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्ट है। ओके, इट इज़ आउट ऑफ टाइम दैट माई डिसीजन इज़ टेकन, मतलब ये कोई अर्थली इवेंट नहीं है, इट इज़ अ डिवाइन
डिवाइन एक्ट। एंड मैंने जो ये डिसीजन लिया है ये कोई ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रख के नहीं लिया है, ये ओवरऑल जितना सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है भगवान को ध्यान में रख के लिया है। एंड आई गिव माई लाइफ टू द लॉ ऑफ गॉड, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए बड़े है भगवान का जो लॉ है वो मायने रखता है, इंसान का लॉ मेरे लिए मायने नहीं रखता है। द नेक्स्ट लाइन इज We have only to conquer now by suffering. This is the easier victory. Now is the triumph of the cross. तो इन लाइंस में थॉमस बकेट बता रहे हैं कि असली जीत जो है ना वो फिज़िकल कन्फ्लिक्ट करके नहीं मिलती है, वो सफ़र करके मिलती है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली चीज़ों को समझ कर जो सामने वाला एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने दो, पर एक्चुअल में जीत आपकी होगी। ठीक है, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, वो बोलते थे ना, नॉन वायलेंट रहो आप, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा, अगर नहीं भी सुधरा तो लोगों के सामने सबको सच पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। सेम ऐसे ही हमारे थॉमस बकेट भी बोल रहे हैं कि सफरिंग में ही असली जीत है। अगर आप उनसे लड़ोगे, उनके जैसे बन जाओगे तो एक्चुअल में आप हार जाओगे। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस वर्ड का जब यूज़ करते हैं वो दिखाते हैं कि जैसे हमारे रिलीजन में जीसस क्राइस्ट की जीत हुई थी जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, जब उन्हें इतनी ज़्यादा सफरिंग्स मिली थी, तो एक तरह से वो मॉरल विक्ट्री थी। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी जो मेरी अगर ये लोग मुझे कुछ हानि भी पहुँचाएंगे, मुझे किसी भी तरह का हार्म करेंगे, तो वो हमारी स्पिरिचुअल विक्ट्री होगी और कोई हमारा नुकसान नहीं होगा उससे। नाउ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई नो अभी भी कुछ पैसेजेस आपके बच गए हैं, बट डोंट वरी, आई विल ब्रिंग देम जस्ट वन डे बिफोर योर एग्ज़ाम इन द लाइव सेशन, ओके। एंड उसकी मैं अपडेट्स आपको जल्दी ही दे दूँगी। एंड अगर अभी तक आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको समझ में आया हो, सारी समरी अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, मुझे लाइक ज़रूर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ एकता मुक्कल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।